नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ जवर्मा और बंधन समाचार के स्पेशल एपिसोड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके विचारों के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार ऋचा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी महिलाओं को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में आप कब से अपनी सेवाएं दे रही हैं और आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना? ऋचा जी, हम सिहानी गेट विशवालपुरी जो कि गाजियाबाद में है। मैं मुख्यतः वहाँ की रहने वाली हूँ और चिकित्सा के क्षेत्र को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और उन बिजनेस क्लास फैमिलीज में ये माना जाता है कि बच्चे किसी भी इस तरह के फील्ड में जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहते और नहीं जा सकते। हमारे समय में ऐसा माना जाता था। मैं पढ़ाई में शुरू से ही बहुत रुचि लेती थी और किताबों से मेरा बड़ा गहरा नाता रहा है। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझे इस चीज़ को गलत साबित करना है और इसीलिए मैंने इसी फील्ड को चुना क्योंकि साइंस मेरा मुख्य विषय था और मुझे लगता है साइंस के बाद सबसे अच्छा फील्ड जो मुझे समझ में आया वो मेडिकल ही था और मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड से हैं, जिनकी दिशा को फॉलो करते हुए मेरी मम्मी की साइड के बहुत सारे लोग इसी दिशा में हैं। मैंने मेडिकल फील्ड को चुना और सन 2004 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तभी से मैं इसी फील्ड में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। जी, जैसे मैम आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। आज 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 मार्च 1914 को न्यूयॉर्क में महिलाओं ने रोड पर आकर अपने अधिकारों की मांग की थी। उन्होंने राइट टू वोट मांगा था और उनको सम्मान देने के लिए हमने 8 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इसी तरह आगे आएं और भी ऐसे-ऐसे कार्य करें कि एक ही दिन नहीं, अनेकों दिनों को उनके कार्यों के लिए जाना जाए और उनको सम्मान दिया जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम प्रेम, सम्मान और आदर का भाव महिलाओं के प्रति समर्पित करने के लिए मनाते हैं और सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज में ऐसे कार्य करने चाहिए जो महिलाओं के लिए एक कीर्तिमान की तरह साबित हो सके। जी, जैसे मैम आप एक डॉक्टर हैं और स्वयं महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याएं बेहतर ढंग से जान पाती हैं, तो वर्तमान में बदली हुई जीवन शैली के चलते महिलाओं को कौन-कौन सी बीमारियां घेर रही हैं जो अधिकांश आपके सामने आती हैं? देखिए ऋचा जी, वैसे तो महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर बढ़ भी रहे हैं और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम इन सब व्यवस्थाओं में अपनी मुख्य जीवन शैली खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज महिलाओं में पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जा रही है क्योंकि हम ज़्यादातर काम बैठे-बैठे करते हैं। निरंतर व्यायाम, नियमित व्यायाम और खान-पान की व्यवस्था हमारी बहुत बदल गई है। फ़ास्ट फ़ूड का फ़ैशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे शुरू से ही फ़ास्ट फ़ूड में लगे रहते हैं और इन सब कारणों से लड़कियों में शुरू से ही लगभग 16-17 साल की उम्र से ही देखा जाता है कि माहवारी में अनियमितता होने लगती है, उनका वज़न बढ़ने लगता है और उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स घेरने लगती है जैसे शरीर पर अनचाहे बाल होना। तो मैं आपके थ्रू लोगों को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि इन सब जीवन शैली से बचें। आप अपने आप को आगे लाएँ, आधुनिक बनाएँ लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक खाने-पीने का सेहतमंद होना, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। इसी से बच्चों में आप बहुत सारी बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं। फिर महिलाओं में स्तनपान ना कराना। शिशु के जन्म के बाद बहुत सी महिलाएँ सोचती हैं कि फ़िगर खराब हो जाएगी, तो हमें स्तनपान नहीं कराना चाहिए। उससे ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और भी बहुत सारे कारणों से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत लंबे समय से दिया जा रहा है, पर अभी भी लोग अपनी लड़कियों को नहीं लगवाना चाहते। उसकी वजह से भी सर्वाइकल कैंसर को हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इंडिया का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर आजकल इंडिया में पाया जाता है। जी, जैसे मैम कैंसर की बात आई है, तो आपके संगठन द्वारा महिलाओं को कैंसर के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। तो महिलाओं में किस, आपने बताया सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इसके लिए कैसे जागरूक करेंगी, उन्हें कैसे इससे बचना चाहिए? हमने अभी 22 जनवरी 2023 को धामपुर में एक सेमिनार किया था, जिसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के मुख्य कारण, उनसे बचने के उपाय, उनके ट्रीटमेंट सभी पर जानकारी दी थी और उसमें मुख्य रूप से हमने ये जानकारी भी दी थी कि सर्वाइकल कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन है और ब्रेस्ट कैंसर पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हमने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है हमारे पास गार्डासिल,
जो हमें लड़कियों को स्पेशली 9 से 14 साल तक की लड़कियों को ज़रूर लगवानी चाहिए, जिस 2 ही डोज़ लगती हैं 6 महीने के अंतराल पे। लेकिन अगर 14 साल से 45 साल तक की महिलाएँ हैं, तो उनको 3 डोज़ लगती हैं 1 साल के अंदर। तो ये जानकारी सभी महिलाओं को होना चाहिए कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इस वैक्सीन से कोई बीमारी नहीं होती, ये वैक्सीन टोटली सेफ है और बच्चों को जैसे आप नॉर्मल वैक्सीन लगवाते हैं टीबी की, पोलियो की, ऐसे ही बच्चों को लड़कियों को और लड़कों को भी आप लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल लड़कियों को लगनी है। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को बचाने के साथ-साथ बहुत सारे ऐसी बीमारियों को जैसे वॉट्स की बीमारी होती है और बहुत सारे वेनेरियल डिसीज़ेज़ होती हैं, उनको प्रिवेंट करती है। तो आपको ये जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहती हूँ कि सभी लोग वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी आप रेगुलर मैमोग्राफी 40 इयर्स के बाद 40 साल की उम्र के बाद आपको रेगुलर हर साल मैमोग्राफी करवानी चाहिए। जिनके घर में किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, वो 6-6 महीने में भी करवा सकते हैं। जी, जैसे मैम हम देखते हैं कि महिला हो या लड़की वो अपनी निजी समस्या को डॉक्टर के सामने नहीं रख पाती, बहुत हिचकिचाती हैं रखने में। तो कोई ऐसा वाकया कोई आपके सामने आया है कभी और ऐसा हुआ है तो अगर फिर उससे आप कैसे आपने डील किया, कैसे उसको मैनेज किया? ज़्यादातर जो महिलाएँ रेगुलरली अपने बच्चों को ये नहीं समझा पाती कि बेटा आपको हर तरह की जो भी प्रॉब्लम हो, घर में, परिवार में या बाहर, अगर कोई छेड़खानी हो रही है या कोई इस तरह की समस्या है जो बच्चे अपने घर में डिस्कस नहीं करते, उनको माँ-बाप को ही इस चीज़ की प्रेरणा देनी पड़ेगी कि आपको खुलकर अपने माता-पिता से अपने विचारों का आदान-प्रदान करना चाहिए। आज समाज में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी कानूनी व्यवस्थाएँ हैं। जैसे एक पॉक्सो एक्ट है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और वो अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं और उस एक्ट के अंतर्गत उन्हें बहुत सारी सुविधाएँ दी गई हैं। और इसके अलावा मान लीजिए कोई नॉर्मल बीमारियाँ हैं, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज है, वो भी लड़कियाँ अपने माँ-बाप को शर्म के कारण नहीं बता पाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बीमारी को शुरू में ही बता देंगे, तो शुरू में ही उसका इलाज हो जाएगा, वो नहीं बढ़ेगी। तो मैम कोई वाकया आपके सामने आया कभी ऐसा? हाँ, ऋचा जी, जैसे नॉर्मली ओपीडी में बच्चे शर्माते हैं या हम कहीं किसी कैंप में जाते हैं तो हम बच्चों को अवेयर करते हैं, वो बच्चे वहाँ भी बताने में बड़ा शर्माते हैं कि मुझे महीना समय से नहीं होता। एक तो ये बात उन्हें कहने में बड़ी हिचकिचाहट होती है कि मुझे महीना 2-2 महीने में होता है, 3-3 महीने में होता है, कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी समस्या है, आप खुल के बताएँ, सब चीज़ों का समस्या का निदान आज की साइंस में उपलब्ध है। जी, तो मैम जैसे आपके द्वारा हाल ही में पैरामेडिकल की छात्राओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि अन्य युवतियाँ भी इस क्षेत्र में आकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती हैं। पैरामेडिकल साइंस के अलावा हम बीएएमएस की स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी जानकारी देते हैं। और भी जो गर्ल्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जैसे 12th क्लास कर लिया और आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग हमारे यहाँ से कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें आप जैसे कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कॉलेज में पढ़ पाएँ, पैरामेडिकल की शिक्षा ले पाएँ, तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नौकरी पाने के लिए डिग्री तो चाहिए ही, है ना? हम केवल आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस ट्रेनिंग के बेसिस पे आप वार्ड अटेंडेंट बन सकते हैं। आप अपने आप को इस लायक तो बना ही सकते हैं कि आप आत्मनिर्भर हो जाएँ। लेकिन आपकी मेरी सलाह ये है कि उन्हें पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कोई ना कोई डिग्री अवश्य लेनी चाहिए। हम उनकी क्लिनिकल सेंस में मदद कर रहे हैं। हम उनको उन्हीं टॉपिक्स को और बेटर ऑडियो विजुअल एड की तरह से मदद समझाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि जो भी पढ़ाई वो करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उस फील्ड की कोई ना कोई डिग्री उन्हें अवश्य ही लेनी चाहिए। तो जैसे मैम आप अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष हैं, तो आपके संगठन में महिलाओं के लिए क्या-क्या कार्य होते हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिल सके? हुँ। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ऋचा जी। मुझे हाल ही में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का जिलाध्यक्ष बनाया गया है नवंबर 2022 में और इस संस्था के माध्यम से मैंने लोगों में यही अवेयरनेस लाने की कोशिश की है कि महिलाएँ अपने घर में रहती हैं, ठीक है? घर में रहने के साथ-साथ उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो अपनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को घर में रहकर ही कैसे बेहतर बना सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर में अपने बच्चों को पालन-पोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम अपने शरीर में जैसे हमने कैंसर अवेयरनेस किया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी दी या हम उनको लॉज़ के बारे में बता रहे हैं कि भई आपके पास कौन-कौन से लॉज़ हैं, आपको किन-किन लॉज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो आप
ये महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समाज में जो भी अपने से रिलेटेड सबसे पहले आप अपने आप को सुधारें। अगर आप अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं, अगर आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें इस संस्था के माध्यम से सीखने को मिलती हैं क्योंकि सारी ही महिलाएँ वर्किंग हैं और कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जिनको ये विश्वास नहीं था कि वो इस फील्ड में आगे आए तो उन्हें क्या-क्या लाभ मिलेंगे। तो हम उन्हें एकजुट करके उनके अंदर ये आत्मविश्वास ला रहे हैं कि अब वो समाज में अपना योगदान दे सकती हैं। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। तो हम जानना चाहेंगे, आपने बताया आप हाल ही में जुड़ी हैं इस नवंबर में, तो यहाँ तक आप कैसे पहुँची? आपकी जर्नी कैसे रही यहाँ तक आपको पहुँचने में? आपने क्या-क्या आपका सफ़र आपने किया है, वो बताइए हमारे दर्शकों को। इसी दौरान नवंबर से लेके अभी तक हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें हमने जिला बिजनौर के अंतर्गत धामपुर शहर में, अफजलगढ़ में और नगीना में और नहटौर में और चाँदपुर में और बिजनौर में, सभी जगह अपनी महिलाओं की टीम बनाई है। और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ओवरऑल हमारी संख्या 250 से 300 तक पहुँच गई है। और ये सभी महिलाएँ सर्व समाज की महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। इससे जुड़े हुए लोग वैश्य समाज के हैं, लेकिन जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स में सारे समाज की महिलाएँ आती हैं। जैसे अभी हमने एक ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस का प्रोग्राम तो किया ही है। इसके अलावा जितने भी हमारे त्योहार हैं, जैसे मकर संक्रांति का है या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की क्लासेस लेने का है, ये भी हमने दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के संयोजन से ही किया हुआ है। और इसके अलावा हमने इसमें महिलाओं को लीगल अवेयरनेस के लिए भी प्लानिंग चल रही है कि उनको लीगल अवेयरनेस के लिए हम लॉयर से एक मीटिंग कराएँगे, एक सेमिनार कराएँगे जिसमें उनके निजी राइट्स जो हैं, वो उनको बताए जाएँ। डिटेल में, जिससे वो समाज में ये उन्हें समझ में आए कि अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को अपने अधिकारों से डील कर सकती हैं। जी। जैसे मैम हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ी है, लेकिन आज भी उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आमतौर पर राजनीतिक पदों पर चुनकर तो महिलाएं आती हैं, लेकिन काम करने में सक्षम नहीं होती। ज्यादातर उनकी फैमिली से कोई फीमेल नहीं करता, मेल आता है, कोई उनका हस्बैंड हो गया, कोई भी पुरुष उनकी जगह पे काम करने आता है। तो इसमें आपके अनुसार महिलाओं को कैसे जागरूक होना चाहिए कि वो खुद आगे आके काम करें? महिलाओं को अपने अंदर ये आत्मविश्वास जगाना चाहिए, रखना चाहिए कि अगर वो किसी पद पर हैं, तो वो पूरी तरह से उस कार्य को करने में सक्षम हैं। अगर हमें ये आत्मविश्वास हो जाए कि हम इस कार्य को 100% करके ही ले जाएँगे, तो हम मुझे नहीं लगता किसी भी महिला को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हाँ, उनकी जगह पुरुष काम करने आए। लेकिन ऋचा जी, सोचने वाली बात ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि समाज में महिलाओं को ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत सारी दी गई हैं। घर की भी ज़िम्मेदारी है, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, काम की भी ज़िम्मेदारी है, पद की भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन पुरुषों को ये सब सोचना चाहिए कि महिलाओं के साथ-साथ महिलाओं ने तो घर की भी ज़िम्मेदारी ले ली और बाहर की भी। साथ-साथ पुरुषों को भी घर की ज़िम्मेदारी में साझा करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की जगह पुरुष काम करने आएँगे। तो हम जैसे अभी हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही प्रयत्नशील है और सभी को इस चीज के लिए जागरूक भी कर रहे हैं धीरे धीरे, और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। तो इसमें कुछ महिलाओं, और आपने देखा है कि लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत ही अपराध के मामले बढ़ रहे हैं फिर भी। तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि किसकी कमी है इसमें और इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें थोड़ी-सी कमी तो ऋचा जी संस्कारों की है। जब हम शुरू से जो जैसा आचरण हम कर रहे हैं, जैसा व्यवहार हमारा है, जैसा रूटीन हमारा है, वही हमारे बच्चे फ़ॉलो करते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ। अगर हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, रूटीन में बिल्कुल रेगुलर हैं, हमारा टाइम एडजस्टेड है, हमारे अच्छे विचार हैं, तो हमारे बच्चे भी अच्छे विचार और अच्छे अच्छे ही संस्कारों को ग्रहण करेंगे। और अब जब वो आगे जाके उनकी शादियाँ होती हैं, तब वो कंपैटिबल नहीं होते, उनका एडजस्टमेंट नहीं होता। कहीं न कहीं पुरुष और महिला का एडजस्टमेंट अगर अच्छा है, तो किसी भी तरीके से आपराधिक मामले सामने नहीं आते। जब तक मानसिक विकृति नहीं होती किसी की भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही अपराध करते हैं, महिलाएँ भी अपराध में आगे हैं, सक्रिय हैं। लेकिन जब तक मानसिक विकृति नहीं होगी तो अपराध नहीं होंगे। ये मानसिक विकृति कहाँ से आती है? जब संस्कार नहीं होते। संस्कार क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल सब लोग मोबाइल में, टीवी में और सब चीज़ों में खो गए हैं। जितना भी टाइम उन्हें मिलता है, उन्हें लगता है कि अब हम मनोरंजन कर लें, अब हम कुछ और कर लें। लेकिन हाँ, अब हम अपने धर्म से, संस्कृति से थोड़ा-सा परे होते जा रहे हैं। अगर हम उस रूट्स को याद रखें, अगर हम अपने संस्कारों को याद रखें, अपनी पीढ़ियों को याद रखें,
तो शायद हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे पाएँ कि वो आगे जाकर डिप्रेशन से या डाइवोर्स से या और कई तरह की सामाजिक कुरीतियों से बच सकते हैं। तो थोड़ा इसके लिए जागरूक कैसे होना चाहिए लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को, जी, सभी को? बिल्कुल। चूँकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल गर्भ संस्कार का बहुत महत्व है और बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। मेट्रो सिटीज़ में इसके लिए बहुत सारी टीम्स बनाई गई हैं, बहुत सारे ऑडियो विजुअल्स बनाए गए हैं। गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार माता की शारीरिक, मानसिक और वैचारिक जो उसकी स्थिति है गर्भावस्था के दौरान, उसका सीधा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। एक बच्चा अपनी माँ की बातों को सुन सकता है, समझ सकता है और यहाँ तक कि उस पर अपनी प्रतिक्रिया गर्भ में रहकर दे सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा अभिमन्यु ने गर्भ से ही अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में जब वो थे तभी चक्रव्यूह सुन लिया था। तो वो चक्रव्यूह सुनकर सीख गए। और ऐसे ही अगर हम देखें कि महाराणा प्रताप हैं, उनकी माता थी, उन्होंने उन्हें हमेशा वीरता की शिक्षा दी और पैरेलल उनकी जो भाई थे कज़िन, उनकी माता ने उन्हें वीरता की शिक्षा नहीं दी, तो महाराणा प्रताप बहुत वीर बने। इन पैरेलल उनके जो कज़िन ब्रदर थे वो नहीं बन पाए। तो ये सब चीज़ें हमें गर्भ से ही मतलब गर्भ जब बच्चे का गर्भ में आप गर्भ धारण कर लें, उसके बाद ही आप ये कोशिश करें कि अपनी मानसिक, शारीरिक और आस-पास की सिचुएशंस ऐसी रखें कि आने वाली पीढ़ी हर तरीके से शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और वैचारिक तौर पर भी आप जैसा चाहते हैं कि समाज ऐसा हो, तो वैसा ही फ़ॉलो करें। तो आपका समाज निश्चित तौर पर बेहतर होगा। जी, सही बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विचार लगे हमें आपके। तो एक महत्वपूर्ण सवाल, तो जैसे कि आप डॉक्टर हैं और आप सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत आपकी सक्रिय रहती हैं आप, तो आप फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालती हैं? फिर ऋचा जी टाइम एडजस्टमेंट क्योंकि भई पढ़े लिखे होने के साथ परिवार बहुत ज़रूरी है, बच्चे बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने टाइम को मैं सुबह से लेके शाम तक पहले दिन ही डिसाइड कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझे किस समय में क्या करना है। किस बच्चे का कल कौन-सा एग्ज़ाम है, किस बच्चे का नहीं है, किस बच्चे को कौन-सी ज़रूरत है, वो पहले ही दिन डिसाइड हो जाता है। टाइम भी डिसाइड हो जाता है और जब मैं सुबह ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ नीचे, तो मैं बच्चों को बता कर जाती हूँ कि तुम्हें ये काम करके रखना है, तुम्हें ये काम करके रखना है। घर में बाकी जितने भी मेट हैं सबको सब काम डिवाइडेड है। सबका सब काम बता के जाती हूँ, जब आती हूँ तो फिर उसी रूटीन पे जो शेड्यूल्ड फिक्स्ड है पहले दिन से, उसी फिक्स शेड्यूल पे चलता है। टाइम टेबल बना हुआ है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा मैम बात करके आपसे। तो अभी आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को, युवतियों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारे देश की लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो एक मातृ शक्ति हैं। हमारे देश में देवी को शक्ति का स्वरूप माना गया है और उस शक्ति का स्वरूप हमारे देश की सभी महिलाओं में है, क्योंकि उनमें प्रजनन शक्ति है। जिसमें भी प्रजनन शक्ति है, वो शक्ति का स्वरूप है। जब आप शक्ति का स्वरूप हैं, तो आपको बस अपनी शक्ति को पहचानना है। अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया, तो आपके अंदर 3 चीज़ों को और आपको लाना है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है और टाइम को एडजस्ट करके चलना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हैं, तो आप हर क्षेत्र में जीत कर ही निकलेंगी, ये मेरा विश्वास है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत-बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे विचारों को आप सब तक पहुँचाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बंधन समाचार की ओर से आपके लिए छोटा-सा सम्मान। तो ये थी हमारे साथ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।